नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। आज था नतीजों का दिन और लगभग नतीजे साफ हैं। यानी कि महाराष्ट्र में महायुति सरकार और झारखंड में जेएमएम सरकार यानी कि इंडिया अलायंस जीत की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और महाराष्ट्र में बदली हुई सियासी फिजा के बाद अगले कुछ दिन में राजनीति के कई समीकरण बदलते हुए नजर आएंगे। लेकिन आज की महायुति की प्रचंड जीत ने कई कीर्तिमान बना दिए हैं। इस चुनाव में जिस तरीके से एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र की जनता ने सिर माथे से लगाया, उससे यह भी साबित हुआ कि उन्हीं की पार्टी असली शिवसेना है। साथ ही एक है तो सेफ है को जिस तरीके से महायुति ने एक है तो जीत है में तब्दील कर दिया, उससे एक बात और साबित हुई कि सियासत की हवा का रुख कितना भी उल्टा क्यों ना बह रहा हो, आखिर सांस तक लड़ाई लड़ने का परिणाम पूरे सियासी समीकरण को बदल कर रख देने का मादा रखता है। यह महाराष्ट्र में महायुति की जीत ने एक बार फिर से साबित कर दिया तो उद्धव ठाकरे की पार्टी पर राजनीतिक संकट खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ क्या इस चुनाव के बाद शरद पवार कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं? खासकर उनके पिछले दिन के दिए स्टेटमेंट को जरा याद कीजिए। उन्होंने इस चुनाव को आखिरी चुनाव बताया था। क्या अब वो अपने सियासी सफर को यहीं पर विराम दे देंगे और एक्टिव पॉलिटिक्स से विदा ले लेंगे? आज इन्हीं सवालों को लेकर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आई है कुछ प्रतिक्रियाएं, आपको वो दिखा देते हैं। यावरून हे आपण समजू शकतो की महाराष्ट्राची आणि जनतेची इच्छा आहे की देवेंद्रनी महाराष्ट्राचं मुख्यमंत्रीपद भूषवावं। तीनों पार्टी बैठेंगे। हमारे वरिष्ठ जो है प्रधानमंत्री जी है, भाई है और सब हमारे जो तीनों पार्टी के प्रमुख लोग हैं, हम बैठेंगे और उसके ऊपर जैसे हम चुनाव लड़े साथ में एकजुट होकर, वैसे ही उसके ऊपर भी फैसला है। भारतीय जनता पार्टी इस सीट को 1.25 लाख से अधिक वोटों से जीत रही है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की यहाँ जमानत जब्त होने वाली है। एक दिलाने ही लढाई लढली आणि एक होतो म्हणून सेफ होतो, एक होतो म्हणून नेक होतो, एक होतो म्हणून आम्ही विजयापर्यंत गेलो। तो आइए सबसे पहले सवालों का जिक्र कर देते हैं और उसके बाद मेहमानों से आपका इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। सवाल यही रहेगा कि मराठा लैंड में कैसे बदली हवा, प्रचंड विजय का मैसेज क्या है? महायुति ने जीती रेस, कौन होगा सीएम फेस? नतीजों से शिंदे ने साबित किया उनके पास है असली शिवसेना। एक है तो सेफ है के नारे ने महाराष्ट्र की सियासी फिजा को बदल दिया है। कैसा होगा उद्धव और पवार के आगे का सियासी सफर? हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता किशोर शितोले साहब अब से थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे। किरण सोनावड़े साहब हैं, शिवसेना के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश शेट्टी जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। राकेश शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। के शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हैं। सौरभ दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर चर्चा का हिस्सा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और जब तक बीजेपी के गेस्ट ज्वाइन करेंगे आपके पास आना चाहूंगी मैं शेट्टी साहब, क्योंकि झारखंड में आपने कमाल कर दिया, अलायंस ने जीत दर्ज कर ली है, जीत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। बस फाइनल औपचारिक नतीजों का ऐलान है। लेकिन महाराष्ट्र में, क्योंकि आप महाराष्ट्र की राजनीति में काफी सक्रिय हैं और कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा था कि महाविकास अघाड़ी इतिहास बनाएगी, जीत दर्ज करेगी यहां पर और बाकी सब पानी कम। लेकिन क्या हुआ? ऐसा लगता है कि अघाड़ी पानी पानी हो गई। राकेश शेट्टी साहब, देखिए, लोकसभा में जो महाराष्ट्र की जनता है उन्होंने हमको बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया। हम 48 के सीट में 31 हमें दिया था, 17 उन्होंने महायुति को दिया था। लोकसभा से इस विधानसभा में सिर्फ एक ही चीज हुआ है, ना कोई बड़ा काम हुआ है या कुछ हुआ है। सिर्फ एकनाथ शिंदे जी ने लाडली बहना जो स्कीम है, जहाँ पे हमारी बहनों को 1500 रुपया प्रति महीना मिल रहा है, वो स्कीम लागू कर दिया और दिवाली के समय करीबन 6-7 हजार रुपया उनके अकाउंट में गया। और ये जो भी आज आप देख रहे हो कि नंबर्स चेंज हो गए और इनको बहुत बढ़त मिली है, ये लाडली बहन का असर है और एकनाथ शिंदे जी को इसका श्रेय जाता है कि उनको ये शानदार जीत हुई। ठीक है
शिंदे साहब को श्रेय जाता है, लाडली बहना की स्ट्रैटेजी को श्रेय जाता है, लेकिन मेरा सवाल यह था कि महाविकास आघाड़ी ऐसा क्या नहीं कर पाई जो बीजेपी ने कर दिखाया, और आपका एनालिसिस आज की हार को लेकर क्या कहता है। इसी बीच में बीजेपी के प्रवक्ता किशोर शितोले साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशोर शितोले साहब, कहा यह जा रहा है कि लाडली बहना योजना ने बीजेपी की महायुति की जो नैया थी उसको पार लगा दिया, लेकिन इसके साथ साथ बीजेपी ये भी कह रही है कि इस बार किसी ने कोई भेदभाव नहीं किया, मतलब एक रहकर बीजेपी को, युति को हर किसी ने सेफ कर दिया। क्या लगता है आपको, व्हाट वर्कड फॉर बीजेपी इन महाराष्ट्र चुनाव एंड व्हाट नॉट वर्कड इन झारखंड इलेक्शन? सर पूर्णिमा जी, मैं तहे दिल से सारे महाराष्ट्र की जनता का, सारे मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं। और आपने जैसे कहा कि लाडली बहना, तो लाडली बहना का बहुत अच्छा परिणाम आप देख रही हो कि महाराष्ट्र में हम हमारी माता बहनों के लिए जो हमने 1500 रुपए की स्कीम लाई थी, जो एक माता के लिए, उस परिवार के लिए, छोटे परिवार जिस घर में 10,000 रुपए सैलरी आती हो, उस परिवार के लिए 1500 रुपए बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत मायने रखने वाली चीज होती है। और इसका परिणाम आपने देखा होगा कि दिवाली के पहले ही इन बहनों के पास 7,000 तक रुपए इनके अकाउंट्स में गए हैं। और ये सब करते हुए एक अच्छा प्रशासन, सुशासन, विकास के काम लेके महायुति का ये जो गठबंधन है, ये सब सरकार ने जो काम किया है वो सारे मतदाताओं ने देखा, और उसका परिणाम कोई भेदभाव नहीं, कोई धर्म, जाति, पंथ, इसका भेदभाव ना करते हुए मेरे मुस्लिम माताओं की भी लाइन लगी हुई थी, बुरखा वाले बहनों की वहां पे, कि इन्होंने सबने इस लाडली बहना का बहुत अच्छा उपयोग कर लिया। और उसका परिणाम है कि महायुति गठबंधन को फिर जो भर के फिर तो शितोले साहब अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूं तो ये कहूं कि जो मुफ्त की रेवड़ियों ने कमाल कर दिया, फिर वो कोई और नहीं कर पाया। नहीं, आपसे मुफ्त नहीं, ये आप, मैंने जैसे कहा कि मैं 1 लाख रुपए कमाता हूं तो मेरे लिए 1500 रुपए मेरे वाइफ के लिए कुछ नहीं है, लेकिन तो फिर इस तरीके के ऐलान फिर बाकी राज्यों में जब बाकी पार्टीज करती है शितोले साहब, फिर इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर बाकी पार्टीज, क्योंकि आप चुनावी रैलियों में इन मुफ्त की रेवड़ियों का जिक्र तो प्रधानमंत्री मोदी भी करते हैं, और अगर ये दूसरी पार्टियां करती है सर, तो ये गलत हो जाता है, ये मुफ्त की रेवड़ियां हो जाती है। पहलू है लाडली बहना, लेकिन उसके अलावा जो विकास के काम हुए हैं, लाडली बहनाओं का एक छोटा कंपोनेंट भी है, लेकिन विकास के काम है, सुशासन है, ये जो सारी जनता के दिल में बसा है कि महायुति जब काम करती है तो एक राष्ट्रीय सरकार से काम करती है, विकास के मुद्दे पे काम करती है, और जो बड़े प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र में लाए जिसके कारण रोजगार बढ़ा है, हर एक की आमदनी बढ़ी है, ये देखकर भी हमारे इस महायुति को जो भर भर के मतदान मिला हुआ है, उसका फलस्वरूप आज का एक क्लीन स्वीप भाजपा ने और महायुति ने दिया। ठीक है, किरण सोनावणे साहब आपके पास आते हुए, क्योंकि जाहिर है जिस तरीके से एकनाथ शिंदे, और सबसे बड़ी बात सर ये है, मैं तो ये पूछना चाहूंगी, स्ट्रेट अवे पूछ ही लेती हूँ, इधर उधर की बात क्यों करना, क्योंकि अब चर्चा इस बात की चल रही है कि भाई सीएम का चेहरा कौन होगा। भले ही सब आगे आके कह रहे हो, खुद शिंदे साहब कह रहे हो, देवेंद्र फडणवीस जी कह रहे हो कि हम सब जो बड़े लीडर्स हैं बैठकर तय करेंगे कि चेहरा कौन होगा, लेकिन अंदर ही अंदर शिंदे गुट में इस बात की चर्चा चल रही है कि भाई जब चुनाव हमारे चेहरे पर लड़ा गया तो सीएम भी एकनाथ शिंदे ही होना चाहिए। जरा बता दीजिए चर्चा क्या चल रही है, और कोई खींचतान तो नहीं होगी बाद में? पूर्णिमा जी, मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद में एक आने वाले विधानसभा चुनाव का नेतृत्व करने के लिए शायद कोई तैयार नहीं था, तो ये जो मुख्यमंत्री के रूप में एकनाथ शिंदे जी के ऊपर ये जिम्मा रखा गया, और एकनाथ शिंदे जी ने ये जो अपना जिम्मा है बाखूबी से निभाया है। और इतना ही नहीं, अभी पिछले यानी ये विधानसभा चुनाव में हम जिस भी जगह पर जाते थे वहां पर यही बात चलती थी कि मैंने यही कहा था कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में जो कुछ काम हुए हैं, जो योजनाएं आए हैं, हर वंचित घटकों को जिस तरह का यानी लाभ पहुंचाया गया है, इसको देखते हुए महाराष्ट्र में केवल यानी महायुति की एक लाट आई हुई है, एक बड़ा तूफान आया हुआ है, और ये तूफान जो है वो माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का जो कद बढ़ा है, उनकी जो प्रतिमा बनी है कि आम आदमी का मुख्यमंत्री, कॉमन मैन, वो मुख्यमंत्री खुद भी कहते थे
कि सिंप्लिसिटी, क्रेडिबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी, ये मेरे 3 है और मैं आम आदमी का प्रतिनिधि हूं। तो उन्होंने वो जो समझो चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया, उसका ये नतीजा है कि महायुति और उनको जो साथ मिला देवेंद्र जी फडणवीस और अजित पवार जी का, उसके कारण ये आपको जीत देख रही है। और दूसरा भी एक मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव के नतीजे के ऊपर अगर आप देखोगे तो महाविकास आघाड़ी और महायुति, इनके मतों में अगर आप फर्क देखोगे, जीत भले ज्यादा सीट भले महाविकास आघाड़ी को मिली हो, लेकिन 1% वोट का केवल फर्क था। और ये 1% वोट का फर्क जो है वो पिछले 7 महीनों में जो माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे के नेतृत्व में जो सरकार ने अलग अलग काम किए, आम आदमी को जो लाभ पहुंचाया, उसका ये नतीजा है। लाडली बहन तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, लेकिन यहाँ के शिक्षा के क्षेत्र में हो, जरा यहाँ के प्रशासन में अभी भी ऐसा श्योर नहीं, बीजेपी कभी भी पता है झटका दे देता है। मेरे आम इंसान का मुख्यमंत्री के रूप में जो चेहरा उभर कर आया, उसका ये नतीजा है कि महायुति ने जो पिछला जो परसेप्शन था वो न्यूट्रलाइज किया और अपने आगे बढ़त लेते हुए आज आप देख रहे हैं कि 200 पार ऊपर 230 की संख्या के ऊपर आकर महायुति को शानदार जीत हासिल हुई है। और ये सारा जो है वो महायुति ने जो काम किए हैं उसका नतीजा है। ठीक है, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए राकेश शुक्ला जी आपके पास आती हूँ। फ्रॉम द एनालिसिस पर्सपेक्टिव 2 बातें साहब ने कही। एक तो ये कहा कि भाई कोई ऐसी खींचतान है नहीं सीएम पद को लेकर, लेकिन जैसे ही सवाल पूछा गया एकनाथ शिंदे साहब से कि सीएम तो बीजेपी का बन रहा है, तो उन्होंने कहा ऐसे थोड़ी होता है, ये तो हम सब मिलकर बैठकर तय करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ज्यादा सीटें लाने का मतलब ये नहीं है कि आपका सीएम होगा। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही, जो लाडली बहना योजना जिसका जिक्र अभी हम कर रहे हैं, जो बड़ा की फैक्टर साबित हुई, उसको अपना ब्रेन चाइल्ड बताया है खुद एकनाथ शिंदे ने। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस बात को लेकर एक असमंजस की स्थिति पैदा हो सकती है, या फिर बहुत स्पष्ट है कि चेहरा कौन होगा और विधायक दल में उसको नेता चुन लिया जाएगा? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन है और उसकी सीटें आई हैं, ऐसे में स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी को ही मुख्यमंत्री का पद लेना चाहिए। और 2022 में भी जब 105 सीटें थी, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी चाहती तो मुख्यमंत्री का पद ले सकती थी, लेकिन उसने बड़ा मन दिखाया और 41 सीटों वाले एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री इसलिए बनाया कि आप उद्धव जी का साथ छोड़ के आए हैं। आपको कहीं भी ये फील नहीं होना चाहिए राज्य में आपके कार्यकर्ताओं को, आपके मतदाताओं को, कि आपको भारतीय जनता पार्टी ने कमतर किया है। आज उनको बड़ा मन दिखाते हुए ये कहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि सबसे अच्छा प्रदर्शन उसका रहा और भारतीय जनता पार्टी के मैनेजमेंट और भारतीय जनता पार्टी के मास्टर स्ट्रोक वाले मुद्दे के कारण ही एकनाथ शिंदे जी को आज इतनी सीटें मिल पाई हैं। नहीं तो मुझे लगता है अजीत पवार जी और एकनाथ शिंदे जी सबसे ज्यादा संघर्ष की स्थिति में थे। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे मास्टर स्ट्रोक, आप कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं कह रहा हूं। और महाराष्ट्र में भले ही कोई कहे या ना कहे, लेकिन मेरा व्यक्तिगत तौर पे मत है, क्योंकि मैं गया हूं महाराष्ट्र के चुनाव में, मैं वहां देखा हूं, मेरा व्यक्तिगत मत है कि महाराष्ट्र के चुनाव में योगी आदित्यनाथ जी का बटेंगे तो कटेंगे की धार ने वोट जिहाद को काट दिया। लेकिन अभी आपने एक बात का जिक्र किया कि भाई उन्होंने बड़ा भाई की भूमिका निभाई, उनकी ज्यादा सीटें आई हैं, उनको सीएम चेहरा, लेकिन फिर एकनाथ शिंदे का एक बड़ा सपोर्ट उनको मिला। एकनाथ शिंदे के चेहरे के तौर पर वहां की जनता ने विश्वास जताया कि ये मिलकर स्थायी सरकार दे सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस के साथ जिस तरीके का कोऑर्डिनेशन एकनाथ शिंदे का रहा, जनता के मन में बहुत स्पष्ट था कि नहीं, ये एक स्थिर सरकार दे सकते हैं। और एकनाथ शिंदे का चेहरा इंपॉर्टेंट है सर। एकनाथ शिंदे को अगर आप माइनस कर देंगे तो बीजेपी ने तो सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ाई भी लड़ी है ना चुनावी मैदान में। पूर्णिमा जी, मैं आपको 2 सीटों का उदाहरण देता हूँ। एक अमरावती सीट है, वहां भारतीय जनता पार्टी का बागी खड़ा था और उस बागी की वजह से अजीत पवार जी का जो कैंडिडेट है वो हार जाता। तो यहीं देवेंद्र फडणवीस जी गए और संघ के लोगों के साथ बैठ के, और वहां बाकी जितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बागी के साथ लगे हुए थे, उनको सबको कहा गया कि देखो, हमें अजीत दादा के कैंडिडेट को जिताना है, ये सिर्फ अजीत दादा के कैंडिडेट को हरवा देगा और वहां कांग्रेस जीत जाएगी। ऐसे में हमें अमरावती सीट, इसी तरह से मुंबई की एक सीट पे भी यही हुआ था। जब एकनाथ शिंदे जी के बागी का सामना करना पड़ रहा था, तो यही देवेंद्र फडणवीस ने मैनेज किया है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एकनाथ शिंदे का चेहरा ही उपयोगी रहा। देवेंद्र फडणवीस
के फैक्टर को महाराष्ट्र में बिल्कुल कमतर नहीं किया जा सकता। वो एकनाथ शिंदे तब पूरे महाराष्ट्र में प्रचारित हुए जब वो मुख्यमंत्री बने, और देवेंद्र फडणवीस तो 5 साल चीफ मिनिस्टर रह चुके थे। तो पूरे महाराष्ट्र में मतदाता, कार्यकर्ता, सभी जगह देवेंद्र फडणवीस की पकड़ आज भी मजबूत है। ठीक है, के शर्मा साहब, आपके पास आते हुए, महिलाओं की पसंद बने देवेंद्र फडणवीस भी, एकनाथ शिंदे भी। किसानों को लगा कि ये हमारे लिए बेहतर है, कोऑर्डिनेशन करके दिखाया, सरकार चलाकर दिखाई, जनता के बीच में विश्वास पैदा किया, महिला वोटर्स के मन में एक विश्वास बढ़ता हुआ नजर। के शर्मा साहब, अभी राहुल गांधी की प्रतिक्रिया आई कि जो महाराष्ट्र के नतीजे आए बड़े अप्रत्याशित हैं, बीजेपी भी कह रही है कि बड़े अप्रत्याशित नतीजे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि हरियाणा में भी जो कुछ हुआ, राहुल गांधी ने उसको स्वीकारते हुए कह दिया कि पता नहीं कैसे हो गया। वही महाराष्ट्र में जीत का दम अघाड़ी भर रही थी। सबसे बड़ी बात यह कि अभी भी कहीं ना कहीं अघाड़ी सिर्फ ब्लेम गेम के प्रोसेस में नजर आती है। आपको नहीं लगता कि इट्स हाई टाइम की एक अलायंस बना है, एक गठबंधन बना है, और उनको अब इस पर विचार करना चाहिए कि सिमटने की बजाय अपना कैसे विस्तार करें और कैसे बीजेपी की स्ट्रैटेजी से ये सीखे कि हमें अपनी मजबूती को कैसे आगे बढ़ाना है। सबसे बड़े पूर्णिमा जी, मैं तो थैंक्स देना चाहता हूँ महाराष्ट्र की जनता को और उत्तर प्रदेश की जनता को, जो उन्होंने हम लोगों को कटने से बचा लिया, हम लोग को मंगलसूत्र छीनने से बचा लिया। हम लोग जो है ना 15 मिनट यदि गलती से भी चला जाता उनके पास, तो पुलिस यदि चला जाता तो हम लोग सब कट जाते। तो ये थैंक्स, ये शुक्ला जी जो बात बताए ना, वो बहुत सही बात बोले कि महाराष्ट्र की जीत का वजह जो है, कारण है, हम इतने डर गए थे कि सही में कटने वाले हैं, और कटते कटते वहां की जनता ने कहा कि नहीं भैया अब तो बचाना पड़ेगा, और हम लोगों ने बचाया। तो देखिए उसका लाभ देखिए यूपी में मिला, उसका लाभ महाराष्ट्र में मिला, बट उसको उस सब रणनीति को उन्होंने वहां पे केमिस्ट्री को वहां पे झारखंड में नहीं चलाया, हार गए। तो ये बात जो शुक्ला जी के बात जो है, ये 100% सही है, क्योंकि आज यदि हम बच गए, थैंक्स, अब हम लोग सेफ है। वहां की जनता को मैं बताऊं, धन्यवाद कांग्रेस को दीजिए कि जिसके मौलवी और उलेमा बाजार में उतरे, सड़क पे उतरे, और उनकी तरफ रुकिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, कहते जी पहले सुन लीजिए, आपने मेरा रेफरेंस लिया इसलिए मैं बोल रहा हूँ। यदि उलेमा और मौलवी उतर के नहीं कहते कि वोट जिहाद करो, तो ये बटेंगे कटेंगे का नैरेटिव नहीं चलता। हिंदू मुस्लिम को ये चुनाव जो है, महाराष्ट्र के मुद्दे को हिंदू मुस्लिम में बांट कर चुनाव की जो वहां के लोकल मुद्दे को खत्म कर दिया, और साथ में रेवड़ी जो आपका पूर्णिमा जी जो सवाल था, कांग्रेस क्या वो घूस है, क्या वो चुनावी नोट के बदले, वोट के बदले नोट है? तो कांग्रेस पार्टी ने खंडन क्यों नहीं कर दिया? कांग्रेस पार्टी खंडन कर देती कि हमें उलेमाओं के 16-17 मांगे नहीं मानना। के शर्मा जी, लेकिन फिर बात तो ये भी है ना कि किसी भी पार्टी का आप मैनिफेस्टो उठाकर देख लीजिए, क्या उनके मैनिफेस्टो में इस तरीके के ऐलान नहीं है कि हम आपको जीतेंगे तो ये दे देंगे? कौन सी ऐसी पार्टी है जो अपने मैनिफेस्टो में इस बात को शामिल नहीं करती, लेकिन जो जीत गई, उगते सूरज को भाई कौन सलाम नहीं करता, ये बताइए जरा। लेकिन जो हारता है उसको कम से कम आत्ममंथन की तरफ तो सर बढ़ना चाहिए ना, और नहीं बढ़ेंगे तो डूब जाएंगे। डूबने के बाद क्या कर लेंगे ये भी बताइए ना सर। डूबने के बाद तो डूब गए, नहीं तो क्या कर लेंगे फिर उसके बाद? अपने आप को तो उठाना स्वयं को पड़ेगा ना, कोई और थोड़ी आएगा हाथ देकर कि आओ मैं तुमको उठाता हूँ। ये तो आपको आत्ममंथन करना ही पड़ेगा ना। तब तो वहां सवाल खड़े किए जाते हैं कि हम लोगों को रोजगार देना चाहिए, ये देना चाहिए। हम करते हैं, बिहार में 56 इंच का सीना दिखाया था उन्होंने, मोदी जी ने, कि नीतीश कुमार को फिर तो सर अगर ऐसे पन्ने पलटे जाएंगे के शर्मा जी की किसने क्या वादे किए और क्या पूरा किया, तो फिर तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज है जिनकी कलई खुल जाएगी कि उन्होंने कितने वादे किए और कितने पूरे किए। सौरभ जी से, ठीक है, मुझे सर हेडलाइंस 1 मिनट ओवर हो गई, 1 मिनट ओवर हो गई सर, हेडलाइंस के बाद आ जाती हूँ, हेडलाइंस के बाद आ जाती हूँ। ठीक है, वो तो पार्टी तय करेगी ना, वो तो विधायक दल का नेता, ये के शर्मा या पूर्णिमा मिश्रा या राकेश शुक्ला जी थोड़ी तय कर रहे हैं कि कौन बनेगा सीएम और किसको होना चाहिए, ये तो पार्टी तय करेगी ना, अलायंस तय करेगा सर। क्योंकि अब इस चुनाव के बाद आगे के टेकअवेज क्या है, खासतौर से वहां की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके लिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट शरद पवार, महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य कहलाने वाले शरद पवार, स्ट्राइक रेट 10 से 11%, उनसे ज्यादा कमाल अजित पवार ने कर दिया, शानदार स्ट्राइक रेट रहा। उद्धव की सरकार, उद्धव की पार्टी, उसका क्या आगे क्या होगा? क्योंकि बहुत सारी ऐसी पार्टीज, ओवैसी आप ले लीजिए, 15-15 मिनट की बात करते गए थे, 1% नहीं उनको कुछ हासिल हुआ वहां पर मुस्लिम वोटर्स के बीच में। इसके साथ MNS राज ठाकरे, उनके खुद के बेटे हार गए। क्या आपको लगता है कि इन क्षेत्रीय पार्टियों के अस्तित्व पर जिसको बचाने की कोशिश ये कर रहे थे, संकट और ज्यादा बढ़ गया है? सौरभ दुबे।
देखिए बिल्कुल मैं पूर्णिमा जी, मैं तो कहूँगा कि जो जनता का जनादेश है उसको बहुत ही सरलता के साथ, सहजता के साथ स्वीकार करना चाहिए। जीत का जश्न भी होना चाहिए और हार का मंथन भी होना चाहिए, और तर्क ऐसे रखे जाने चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि तर्कों की जो कंगाली होती है वो व्यक्ति को कुतर्कों का मवाली बना देती है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप महाराष्ट्र के चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी को इतना प्रचंड बहुमत मिलने के बाद आत्ममंथन और चिंतन अगर कांग्रेस पार्टी या उसके गठबंधन के सहयोगी नहीं करते हैं तो ये उनके ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगेगा। देखिए जिस प्रकार से आपने बोला शिवसेना, देखिए इस चुनाव के अंदर दोनों शिवसेना, क्योंकि ये राज्य का चुनाव था और ये दोनों राज्य की पार्टियां हैं, निश्चित रूप से लोकसभा का चुनाव भी लड़ती हैं, लेकिन ये सारा कुछ जो दाव होता है इनका ये महाराष्ट्र के चुनाव पर ही था, चाहे वो एनसीपी हो चाहे वो शिवसेना हो। तो एक बात तो सत्यापित यहाँ पर हो गई क्लियर, बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ क्लियर हो गई कि जो शिवसेना है उसको जनता ने अपना जनादेश दिया है एकनाथ शिंदे जी के साथ, असली शिवसेना। और क्योंकि देखिए लोकतंत्र में जो जनता की अदालत होती है वही सबसे बड़ी अदालत है और वहीं पे फैसला होता है, चाहे कोई पार्टी हो, कोई नेता हो, कोई सरकार हो। तो जनता का जनादेश जो है वो असली शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे जी के साथ जा चुका है। तो एक तो ये प्रश्न चिन्ह जो लगता था बार बार विपक्ष पार्टी लगाती थी वो खत्म हो गया। दूसरी बात है एनसीपी की, जिस प्रकार से शरद पवार जी ने अभी चुनाव के ठीक पहले उन्होंने कहा था कि मैं संन्यास ले सकता हूं, तो देखिए निश्चित रूप से मुझे लगता है ऐसे बयानों का अजित पवार जी की पार्टी को भी फायदा हुआ, क्योंकि लोगों को लगा कि जब शरद पवार जी संन्यास ले लेंगे तो हम क्या करेंगे एनसीपी में रह करके। क्या शरद पवार ने सोचा था कि उनका स्टेटमेंट किसी तरीके का मास्टर स्ट्रोक ना साबित होकर डेंट कर जाएगा? क्योंकि उन्होंने तो शायद इस मंशा से स्टेटमेंट दिया होगा कि और उनको लोगों का साथ मिलेगा। बिल्कुल ठीक पकड़ा आपने, बिल्कुल जो एक सिंपैथी वहां पर गेन करने की कोशिश की गई थी शरद पवार जी के द्वारा जो है वो कहीं ना कहीं उल्टा साबित हो गई। क्योंकि जो देखिए जो महाराष्ट्र की जनता है, जो बहुत विवेकशील जनता है, उसको चाहिए काम, उसको चाहिए विकास के कार्य। पिछले 5 सालों में आप बताइए कितनी उथल पुथल हुई, कितनी खिचड़ी पकी। अरे जिसको मेट्रो से जाना है, जिसको सड़क से जाना है, जिसको रोजगार खिचड़ी तो पकी सीएम की कुर्सी को लेकर ही ना। हाँ वही मैं कह रहा हूं। समस्या ये है कि कहीं यही खिचड़ी आगे ना पके। नहीं, वो सीएम की कुर्सी को लेकर के नहीं फंसी थी, वहां पर महत्वाकांक्षा को लेकर के, सीएम की कुर्सी को लेकर ही तो सारी खींचतान थी। देखिए वहां पर व्यक्तिगत बात ये थी कि उद्धव ठाकरे जी चाहते थे कि देवेंद्र फडणवीस अगर सरकार में नहीं होते हैं तो मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ रहूंगा, ऐसी शर्त उन्होंने रखी थी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि उद्धव जी हमारी तो भाजपा में कोई परिवर्तन होगा नहीं, आपको रहना है तो साथ में रहिए। तो उन्होंने तुरंत जो है पाला बदल लिया, लेकिन उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री बने, उनकी महत्वाकांक्षा पूरी हुई। लेकिन जब वो पूरी महत्वाकांक्षा उनकी पूरी हुई, जब वो कुर्सी पर थे तो उनका कर्तव्य क्या था? महाराष्ट्र की जनता से किए हुए वादे और महाराष्ट्र के विकास के कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाना। किया उन्होंने क्या? उन्होंने किया जो ही काम उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर जो योजनाएं शुरू की थी उस पर लगाम लगा दी। सारे मेट्रो स्टेशन का निर्माण कार्य रोक दिया, वो जो हाईवे का काम निर्माण कार्य चल रहा था उसको रोक दिया। तो कहीं ना कहीं जो एक अवसर मिला था वो भी उन्होंने गवा दिया। उसके बाद जब शिंदे जी आते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, शिवसेना का एक फैसला आता है अदालत का, शिवसेना उनके पास जाती है, तो वही शिवसेना जो बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को लेकर के एक व्यक्ति दिखाता है कि आदरणीय उद्धव जी आपने नहीं किया, मुख्यमंत्री बनके मैं बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को लेकर के सारे चीज सपने में। अरे भैया सुन लीजिए ना आप, तो भाई बाबा भगवान नहीं जानते। सुन लीजिए जनता के विवेक पर सौरभ जी की स्टोरी है, जनता बहुत पढ़ी लिखी होती है, स्टोरी है। सुन लीजिए सौरभ जी को सपने में भगवान। अरे भैया सुन तो लो ना, फिर कुतर कर रहे हो, अभी जनता का झन्नाटेदार तमाचा पड़ा है, तमाचा पड़ा है झन्नाटेदार। आपको शर्म आनी चाहिए, जनता ने झन्नाटेदार तमाचा पड़ा है। अभी भी अगर आपको इससे सबक नहीं मिल रहा है तो आप लोग हाशिए पर चले जाएंगे। आप ही लोग जैसे लोग कांग्रेस पार्टी को सलाह दे रहे हैं, उद्धव ठाकरे को आप लोग खा गए। अभी भी अगर जनता के ठीक है तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा। इस जनता के चाटे को समझिए, ये जनता ने जो चाटा मारा है उसको समझिए। ये झन्नाटेदार चाटा लगा है जनता का, बहुत झन्नाटेदार। वो देखिए आंकड़ा 230, वो देखिए 46। आप अकेले पूरी महाअघाड़ी मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के बराबर सीट नहीं ला पाए। आपको शर्म आनी चाहिए। के जी, सौरभ जी,
सौरभ जी ठीक है लेकिन के जी के सर ठीक है कोई बात नहीं, मुझे ये नहीं समझ में आता। एक सेकंड जो बात आराम से हो सकती है उसके लिए आप लोग चीखने चिल्लाने, मुझे ये बात आज तक नहीं समझ में आई है। आराम से सर बात करके यही बगल में बैठे, ठीक है कोई बात, ठीक है के सर कोई बात नहीं, मतभेद रखिए, मनभेद मत रखिए, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा 2 मिनट जरा दीजिएगा मुझे प्लीज, आपके ऊपर आज 2 मिनट दीजिए मुझे जरा। देखिए बीजेपी हेडक्वार्टर की इस वक्त मैंने आपको तस्वीरें दिखाई और वहां पर कार्यकर्ता बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जेपी नड्डा बीजेपी कार्यालय इस वक्त पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री मोदी किसी भी वक्त वहां पर पहुंचेंगे, उनका बेसब्री के साथ इंतजार हो रहा है और कार्यकर्ताओं में निश्चित तौर पर आज खुशी की लहर है, क्योंकि जो महाराष्ट्र के नतीजे आए और झारखंड को लेकर आत्ममंथन का विषय जाहिर बात है कि बीजेपी के लिए भी है कि भाई झारखंड में ऐसा क्या हुआ। ये कहीं ना कहीं राकेश शुक्ला जी झारखंड के लिए भी समझने वाली बात है बीजेपी के लिए, क्योंकि महिला वोटर्स आधी आबादी की बात प्रधानमंत्री मोदी हर एक मंच से करते हैं। आधी आबादी ने महाराष्ट्र में पूरा सपोर्ट किया, लेकिन आदिवासी बाहुल्य इलाका जहां पर रोटी बेटी का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया, डेमोग्राफी बदलने से लेके घुसपैठिए से लेके अग्रेसिव इश्यूज को एड्रेस किया, वहां पर वही महिला वोटर चली गई हेमंत सोरेन के साथ। क्यों? देखिए महिला वोटर इसलिए गई क्योंकि वो मैया योजना करके आपके हेमंत सोरेन ने भी वही प्लान किया जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने भी लेकिन एक ऐसी योजना उधर झारखंड में ऐलान किया था। नहीं, ऐलान करना अलग होता है, लेकिन कंटिन्यू करना मतलब विश्वास था कि मिल रहा है तो मिलता रहे। देखिए कांग्रेस के सामने एक सबसे बड़ी समस्या यही है कि विश्वास का संकट है। कांग्रेस लोकसभा में बोली कि हम 8,500 रुपए देंगे, लेकिन जहां से मिल रहा है वो अपने यहाँ एक देसी कहावत है, आधी छोड़ पूरी का धावे, पूरी मिले ना आधी पावे। तो जो मिल रहा है हम इस योजना को रिचार्ज योजना बोलते हैं, क्योंकि हर महीने महिलाओं का अकाउंट उसमें रिचार्ज हो रहा है। तो ये रिचार्ज योजना चाहे मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो या झारखंड हो, इस रिचार्ज योजना को छोड़ के यदि भारतीय जनता पार्टी भी कहती कि हम 3,000 रुपए देंगे तो वो उसके साथ नहीं जाएगी। शुक्ला जी गलत नहीं है, मतलब इसको आप नहीं समझेंगे कि देश कब तक भीख देते रहेंगे हम लोग, ठीक है कब तक हम लोग भीख देते रहेंगे। अरे आपने भिखारी बना क्यों रखा था? एक मिनट मैं राकेश सर मैं इंटरफेयर करती हूँ। के शर्मा जी अपने टर्म में प्लीज बोलिएगा। नहीं ठीक है, उनको इंटरफेयर मत करिए, क्योंकि मुझे पता है कि वो आपकी तरह लाउड नहीं होंगे, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि उनके टर्न पे प्लीज। नहीं गलत और सही सर आप नहीं तय कर सकते ना, आपका अपना मत है, उनका अपना मत है, मेरा अपना मत है, सौरभ जी का अपना मत है, तो आप कैसे दूसरे के सही को गलत या अपने गलत को सही बता सकते? नहीं कर सकते ना। फ्री बीज के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन क्या आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप कांग्रेस को बोल दे कि आप अपने घोषणा पत्र में 3,000 रुपए देने का वायदा ना करें? यदि आप ये वायदा करें तो मैं यहाँ पे खुलेआम उस योजना का विरोध करता हूं और आगे भी करूंगा। आपके अंदर शक्ति है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र रुकवा दें आप। देखिए यहाँ पे स्टूडियो में बैठ के बात करना अलग होता है, लेकिन आपके हिसाब से कांग्रेस प्लान नहीं करती है, मेरे हिसाब से कांग्रेस और भाजपा प्लान नहीं करती। मैं योजनाओं की समीक्षा करने के लिए बैठा हूँ। मैं यहाँ पे किसी पार्टी को प्लान नहीं देता कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, उसका क्या आउटपुट है, क्या इनपुट है, क्या निगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, हम उस बात कर रहे हैं। तो इसमें पॉजिटिव है, ये जो लाडली बहन योजना है उसका मध्य प्रदेश में लाभ हुआ, महाराष्ट्र में लाभ हुआ, झारखंड में भी लाभ हुआ। झारखंड में सबसे बड़ा जो लाभ हुआ एक लाडली बहन जो मैया योजना है उसका, और दूसरा पूर्णिमा जी हेमंत सोरेन जी को फायदा हुआ, उनको जो गिरफ्तारी हुई उसका एक सिंपैथी मैं चाहती थी कि इस पॉइंट पर हम आए। और दूसरा मैं एक बात और बोलूंगा, इसके अलावा जो चंपई सोरेन जी ने हेमंत सोरेन का साथ छोड़ा, उससे भी आदिवासी समाज के मन में ये नैरेटिव बनाने में सफल हो गए ये झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले कि हमारी पार्टी को हमको जेल भेजा जा रहा और हमारी पार्टी को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आदिवासी समाज बड़ा संवेदनशील होता है, उसकी अपनी संस्कृति, अपना खान पान, रहन सहन, ये सारी चीजें उसका अपना पैटर्न है। ऐसे में हिंदुत्व का इशू वहां पे काम नहीं किया, क्योंकि हिंदुत्व के इशू को लेके उनका अपना पूरा कल्चर है, अपनी पूजा पाठ, अपनी पद्धति, सब कुछ आदिवासियों की। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो करंट फैला महाराष्ट्र में, वो करंट
झारखंड में नहीं फैला, उसका उनको नुकसान हुआ और हेमंत सोरेन को फायदा। ठीक है, किशोर शितोले 10 सेकंड दे दीजिए। बोलिए। मैं कहता हूं यदि ये सब सही है, मध्य प्रदेश सही है, महाराष्ट्र सही है, हरियाणा सही है, तो फिर केजरीवाल कैसे गलत हो गया? अरे सर, आप बेकार की बहस में जा रहे हैं। बात यहाँ पर सही गलत की हो ही नहीं रही है। आपने मुझे ये बताइए, एक सेकंड सर, एक सेकंड। फिर तो यहाँ पर अगर आप अरविंद केजरीवाल की बात कर ही देते हैं तो मुझे बताइए कौन सा ऐसा दिल्ली का परिवार है जिसको मुफ्त बिजली पसंद नहीं आ रही है, जिसको मुफ्त पानी पसंद नहीं आ रहा है? अभी भी अरविंद केजरीवाल ने कहा ना, अभी रिसेंटली 2 दिन पहले केजरीवाल ने कहा ना 3 मुफ्त की रेवड़ियों का उन्होंने बात की ना। तो फिर मैंने गलत सही की बात नहीं है, बात यह है कि जनता के मन में क्या, जनता को क्या बुरा लग रहा है उसके पास मुफ्त का आ रहा है सर, हम उनको वो आदत क्यों डाल रही है? तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी है ना, ये समझना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को आप याद कर लीजिए, मुफ्त की रेवड़ियों को लेकर उन्होंने क्या कहा था। बहरहाल बहस का मुद्दा वो नहीं है, बहस का मुद्दा ये, शितोले साहब आप ही के पास आ रही हूं, बहस का मुद्दा वो नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर बात ये है सर, अभी हम यही चर्चा कर रहे थे, आप मीनवाइल थे नहीं, मैं ये कह रही थी कि महिला वोटर्स ने जब महाराष्ट्र में इतना साथ दिया तो आदिवासी महिला वोटर्स झारखंड में क्यों बीजेपी के साथ नहीं जा पाई सर? पूर्णिमा जी, मुझसे बात करिए हो? जी सर, आप ही से सवाल है सर। हाँ, मैं आपका सवाल नहीं सुना, लेकिन मैंने अभी सौरभ जी से ये बात सुन रहा था शरद पवार जी की राजनीति के बारे में। तो आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी ने जो राजनीति चलाई है उसमें उलेमाओं ने आकर उनको एक 17 चीजों का डिमांड दी थी कि भाई हमें ये आरएसएस पे बैन लगाओ, हमें हमारी जमीनें वापस दो, हमें ऐसी जो धार्मिकता और जाति में बांटने वाली बातें की थी, और उसी को कांग्रेस ने नकारा नहीं। यानी जिस पर देश बटेगा, समाज बटेगा, ऐसी 17 चीजों को उन्होंने कहा कि हमारी अगर सरकार आती है तो हम इन चीजों का अमल करने का इन पे सोचेंगे। और जब हमने कहा कि हम एक है तो सेफ है, इस बात को आपने देखना चाहिए कि हमारे कहने का विचार जो था वो था कि जब 1947 में हम अलग हो गए तो हम बट गए। सरदार वल्लभ भाई ने सारे देश को इकट्ठा किया था, और इस विषय पे जब हम बटे तब हम कटे, ये विषय को हम लेके सामने आए थे। लेकिन शरद पवार जी के और ठाकरे जी की राजनीति ने इसको समाज में बहुत गलत तरीके से लेके गए और उसी को जाति में बांटने वाला, ये समाज को, सामान्य जनता को ये बात पसंद नहीं आई। और जो अच्छी चीजें लेके आए थे महाविकास, हमारी महायुति, उन चीजों को बंद करने की घोषणा की। लाडली बहना के बारे में कांग्रेस के नेता कोर्ट में गए कि योजना को बंद करो। तो विकास को रोकने वाली राजनीति, धर्म जाति पे बांटने वाली राजनीति शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी ने जो शुरू की, कांग्रेस ने जो शुरू की, वो महाराष्ट्र की जनता को पसंद नहीं आई, और उसी के कारण पूरी तरीके से मराठी में हम जो कहते हैं कि सुपड़ा साफ हो गया। तो ये महाविकास गठबंधन का, महाविकास आघाड़ी का जो राजनीति है वो जनता ने पूरे नकार दी है, और इसे पूरे खुले मन से इन्होंने स्वीकारना चाहिए। लेकिन उसको आप पैसों के साथ जोड़ेंगे। इस बार तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज अभी तक कोई इनका प्रवक्ता आया नहीं कि जो बोले कि ईवीएम हैक हो गया है या पैसे बट गए हैं। ये अभी तक बोलने वाला आया नहीं। तावड़े साहब का जिक्र नहीं हुआ क्या? तावड़े साहब का जिक्र नहीं हुआ क्या शितोले साहब? हर बार हुआ, लगातार हो रहा है अभी तावड़े साहब का जिक्र। तो तावड़े साहब का आपने देखा कि जो 2 आमदारों ने उसमें भाग लिया था और जो पूरे उसका षड्यंत्र बनाया था वो पूरा झूठा निकला। वो दोनों आमदारों को वहां पे 4 दिन पहले ये सब सारा हुआ था।